Hello students, welcome to NS Digital Academy. My name is Tahir Rampurawalla and I am your mathematics faculty. So guys, अपन ने पिछली क्लास में 10th का सीबीएसई बोर्ड का रिवीजन स्टार्ट किया था जिसमें अपन ने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर देखा था। रियल नंबर में कुछ टॉपिक अपन ने डिस्कस किए थे कि रियल नंबर क्या होता है, टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे थे, उसके बाद प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी पे देखा था कुछ कॉन्सेप्ट। अब आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। आज का टॉपिक है HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स। ठीक है, जो आपने ये HCF LCM पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में। ठीक है, आज अपन देखेंगे कि 10th बोर्ड में HCF LCM पे बेस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले इसका कुछ थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे और देन उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो पहले अपन डिस्कस करते हैं कि HCF क्या होता है। HCF को अपन GCD भी कहते हैं। HCF का मतलब होता है जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या फिर आप इसको बोल सकते हो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलूं या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों एक ही बात है। पहले अपन समझते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मैंने वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या होता है। लेट्स से मैंने दो नंबर लिए जिसका मुझे HCF निकालना है, लेट्स से 12 एंड 18। ठीक है, तो अपन इसको एग्जांपल से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 12 और 18 के जैसे मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे। 12 का फैक्टर क्या क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, 12 के ये सारे फैक्टर्स हो गए। मतलब ये सारे नंबर्स क्या लिखे मैंने जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। और कोई दूसरा नंबर नहीं है जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, इसलिए यही सारे फैक्टर्स हुए। नाउ 18 के कुछ कुछ फैक्टर्स लिख लेता हूं मैं। 1 2 3 then 6 then 9 then 18। ठीक है, ये कुछ मैंने 18 के कॉमन कुछ फैक्टर्स लिखे हैं। ओके, नाउ अपन HCF की बात कर रहे हैं तो इन दोनों में पहले अपन वर्ड को देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स लिखे गए हैं उसमें कॉमन कौन सा फैक्टर है और वो हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो 6 है वो दोनों में कॉमन है और वो हाईएस्ट है। वैसे तो कॉमन फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, बट 6 एक ऐसा नंबर है जो कॉमन भी है प्लस हाईएस्ट भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि HCF जो आया 12 और 18 का, HCF ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल्स टू क्या आया, 6 आया। ठीक है, तो अब इसको अपन डिफाइन करें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। कुछ गिवन नंबर्स का अगर मुझे HCF निकालना है तो उसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा नंबर फैक्टर है, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा गिवन नंबर्स को। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे और वो नंबर ग्रेटेस्ट होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपन बात करें कि जैसे ये तो अपन एक तरीका निकाला, मतलब समझा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। इसको अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। वो कैसे कर रहे हैं, जैसे 12 का प्राइम फैक्टर्स क्या आएगा, जैसे 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आएगा, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब मैंने प्राइम फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 को मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये अपन प्रोसेस देख रहे हैं कि HCF निकालते कैसे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स आप देखो, कॉमन प्राइम फैक्टर तो 2 हो गया और एक 3 आ गया। ठीक है, तो HCF क्या आया 12 और 18 का, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उसको अपन लिखेंगे, तो 2 क्रॉस 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये एक मेथड है फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ नंबर्स। जैसे अपन ने दो नंबर्स का निकाला है, जैसे 3 का 4 का, जितने नंबर हो उतने नंबर का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं।
और इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब बात करें कि LCM क्या होता है। जैसे मैं अभी 2 नंबर का बता रहा हूँ, ऐसे 2 से ज्यादा नंबर का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी अपन डिस्कस करें कि एलसीएम होता क्या पहले तो। जैसे अभी मैंने बताया कि अपन ने 12 और 18 के कुछ फैक्टर्स लिखे थे और उसके बाद फिर अपन ने दोनों में जो कॉमन फैक्टर था और जो ग्रेटेस्ट था उसको अपन ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला था। एलसीएम का क्या मतलब है? दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जैसे अगेन अपन 2 नंबर लेते हैं, 12 और 18 को ही ले लेता हूं मैं यहाँ पर। वहां पर मैंने 12 और 18 के पहले फैक्टर्स लिखे थे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं उनके मल्टीपल्स लिख रहा हूँ। तो 12 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं? 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे 18 के भी मैंने मल्टीपल्स लिखे। 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54। ठीक है, एंड सो ऑन। नाउ एज यू कैन सी हियर कि मेरे पास में 12 और 18 दो नंबर है, उन दोनों के मैंने कुछ मल्टीपल्स लिखे हैं। अब आप ये बताइए कि दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है, तो और वो सबसे छोटा होना चाहिए। तो आप देखो कि 36 जो है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये दो 36 नंबर 18 का भी 12 का भी मल्टीपल है और 18 का भी मल्टीपल है, और वो दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है और लीस्ट है। वो क्या है? लीस्ट है। आगे भी और भी कॉमन मल्टीपल आ सकते हैं, बट 36 क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सो बाय दिस एलसीएम क्या आया, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया? 12 और 18 का 36 आया। सो बाय दिस वे अपन एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला मैंने। एचसीएफ अपन ने पहले फैक्टर्स निकाले, उसके बाद दोनों में जो कॉमन फैक्टर था और जो ग्रेटेस्ट था, ठीक है, दैट विल बी द एचसीएफ। एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया मैंने? अच्छा, एचसीएफ निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी देखा अपन ने कि कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उसके बाद उसके कॉमन फैक्टर्स की मदद से एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। नाउ एलसीएम भी अपन ने देखा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है दो नंबर्स का, कि उसके कॉमन मल्टीपल्स लिखे जाते हैं, सॉरी उसके मल्टीपल्स लिखे जाते हैं, देन उन दोनों में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो नंबर्स का एलसीएम होता है। सिमिलरली अपन एलसीएम भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, तो देखें कैसे निकाले। तो 12 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकाला था, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 आया था प्राइम फैक्टराइजेशन, और 18 का क्या आएगा? 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ओके, अब अगर मुझे को जब एलसीएम फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो कॉमन मल्टीपल्स जो कॉमन फैक्टर्स है उसको तो एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं एलसीएम लिख रहा हूँ 12 और 18 का, तो जो कॉमन फैक्टर है उसको तो मैंने एक बार लिखा, और जो फैक्टर्स बच गए उसको भी लिखना है। ठीक है, जैसे 2 बच गया था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बच गया था? 3 बच गया था। तो जो कॉमन फैक्टर्स थे उसको तो मैंने एक एक बार लिखा, और जो फैक्टर बच गए रिमेनिंग उसको भी मैंने लिखा। तो कितना है? 3 2 6 12, 12 3 36। So this is the process for finding the LCM of numbers. Okay, आपको ये भी बताया होगा छोटी क्लास में जब आप होंगे, तो जैसे एक ही बार में अपन निकालते हैं एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लाइक दिस 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6। देन जो फैक्ट पहले 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया है ना, और फिर जो नंबर जिसके नंबर में नहीं आ रहा है प्राइम फैक्टर में, उसको एज इट इज लिखा। देन 3 1 3, देन 3 3 9, then 3 1 3 3 1 3। okay, so from here जो आपके प्राइम फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 12, 12 3 36। ठीक है, so by this way we can find out the HCF and LCM of numbers. now तो बच्चों अपन ने देखा कि HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं, और HCF LCM होता क्या है। अपन इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में, सीबीएसई बोर्ड में ये जो टॉपिक है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जो
एग्जाम में पूछे ही जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम पे बेस्ड। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि बोर्ड में आप किस तरीके से स्कोर कर सकते हो कि वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले तो अच्छे से समझो, ओके, और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखते समय उसकी लैंग्वेज थोड़ी प्रॉपर्ली लिखो। कुछ बच्चों को आंसर पता होता है, मतलब उसका फटाफट एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, बट उसकी प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, जिसकी वजह से उनके मार्क्स पूरे नहीं आते। तो यहाँ पर अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी पूरी लैंग्वेज भी लिखेंगे, किस तरीके से आपको एग्जाम्स में लिखना है। पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। A merchant has 120 liters of and 180 liters of two kinds of oil. एक मर्चेंट है जिसके पास में 180 लीटर का और 120 और 180 लीटर के दो तरीके के ऑयल्स है, ओके। Now he wants to sell the oil by filling the two kinds of oil in tins of equal volumes. अब उसको क्या करना है कि उसके पास में लेट्स से दो तरीके के ऑयल है, लेट्स से ऑयल ए, उसकी क्वांटिटी है 120 लीटर्स, और दूसरा ऑयल जो है ऑयल बी, उसकी क्वांटिटी है 180 लीटर्स। उसको क्या करना है कि इन ऑयल्स को किसी टिन के अंदर, ठीक है, किसी टिन के अंदर इक्वल वॉल्यूम में फिल करना है कि दोनों टाइप्स के जो ऑयल है ना 120 और 180, उन दोनों ऑयल्स के इक्वल वॉल्यूम हो, ओके। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ सच अ टिन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ सच अ टिन। इसका क्या मतलब हुआ कि टिन का मैक्सिमम वॉल्यूम कितना ले ताकि नंबर ऑफ टिन्स कम यूज हो। समझ में आ रहा है आपको कि ऑयल ए और ऑयल बी का मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए टिन का, ताकि नंबर ऑफ टिन्स कम लगे, ओके। और साथ में कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों इक्वल वॉल्यूम्स के होने चाहिए। मतलब कहने का ये मतलब है कि 120 और 180 लीटर्स जो है, इसको अगर मैं उस टिन के अंदर खाली करूं इक्वल अमाउंट्स में, ऑयल ए का भी और ऑयल बी का भी, तो दोनों बचना नहीं चाहिए, मतलब इक्वल अमाउंट में पूरा कंप्लीटली फिल हो जाना चाहिए। और बाद में ऐसा ना हो कि ऑयल बी का कुछ अमाउंट बच गया या ऑयल ए का कुछ अमाउंट बच गया, ऐसा ना हो। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपको नंबर ऑफ टिन्स कम लगे ताकि आप क्या ले, ग्रेटेस्ट ऑफ सच अ टिन, मतलब टिन का वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा ले। तो आपको टिन का वॉल्यूम डिफाइन करना है, मतलब कितनी क्वांटिटी का टिन आपको लेना है ताकि आप इस दोनों ऑयल को उसमें इक्वल अमाउंट्स में भर सको, और कितने टिन लगेंगे ऐसे आपको, ओके। तो बेटा यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास में अगर 120 और 180 दो नंबर्स है, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर लूं, जैसे मान लो लेट्स से मैंने 120 लीटर्स और 180 लीटर्स दो ऑयल है ना। अब मुझे पता है कि 120 का भी मल्टीपल है, समझना 6 जो है वो 120 का भी 6 का मल्टी, मतलब 120 से भी डिविजिबल है 6 और 180 से भी डिविजिबल है 6। बट क्या 6 लीटर्स में फिल करूंगा तो इक्वल अमाउंट तो फिल हो जाएगा, बट क्या वो ग्रेटेस्ट होगा? क्या 6 से बड़ा अमाउंट भी कुछ हो सकता है, मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में खाली हो? ऑब्वियसली हो सकता है। लेट्स से 10 से भी हो जाएगा, ठीक है। 120 से डिविजिबल 120 को 10 कंप्लीटली डिवाइड करेगा और 180 को भी 10 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ओके। तो अपन क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, फैक्टर्स निकाल रहे हैं 120 के और 180 के, ताकि वो इक्वल अमाउंट्स में फिल भी हो जाए और बाद में कुछ बचे भी ना। पर मुझे तो क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट चाहिए। तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है कि मुझे 120 और 180 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। मुझे क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, ताकि वो 120 और 180 को पूरा पूरा खाली कर दे और मेरे नंबर ऑफ टेंस भी कम लगे। इज इट क्लियर? तो क्या करना चाहिए यहाँ पे, मुझे दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन इसको जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो पहले कुछ लिखेंगे, ठीक है, कुछ वर्ड्स में, कुछ लैंग्वेज में इसको पहले अपन लिखेंगे ताकि एग्जामिनर्स को समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है, आपने एचसीएफ क्यों निकाला, ओके। जो भी कॉपी चेकर होगा उसको समझ में आना चाहिए कि आपने इसका एचसीएफ क्यों निकाला, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव गिवन, क्या है आपको गिवन, वी हैव टू ऑयल्स, ठीक है। लेट्स से ऑयल ए नाम दे रहे होंगे। ऑयल ए का कितना क्वांटिटी है, 120 लीटर्स है,
और ऑयल बी जो है वो मेरे पास में कितना है 180 लीटर, ठीक है। नाउ मुझे क्या चाहिए, इक्वल वॉल्यूम चाहिए और ग्रेटेस्ट ऑयल चाहिए, मतलब ग्रेटेस्ट वॉल्यूम चाहिए टिन का, ठीक है। तो फॉर दैट, इन ऑर्डर टू फाइंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम of tin, we need to calculate the HCF of 120 and 180, ठीक है। 120 और 180 का क्या निकालना पड़ेगा आपको, HCF निकालना पड़ेगा, ताकि आप उस टिन का ग्रेटेस्ट अमाउंट ले सको और वो दोनों ऑयल्स जो है वो इक्वल क्वांटिटी में उस टिन के अंदर खाली हो सके। तो HCF निकालेंगे 120 और 180 का। तो आपको पता है HCF कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर्स की मदद से निकालते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है तो आप उससे भी निकाल सकते हो, है ना। और जैसे मैंने आपको इसके पहले फैक्टराइजेशन फैक्टर्स मेथड से बताया था कि इसके फैक्टर्स लिख लो, तो आपको दिख रहा है कि 10 तो दोनों में कॉमन है ही सही, बचेगा क्या 12, तो 12 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, 3 6 6 12, और यहाँ पे भी 10 एक फैक्टर आ जाएगा और रिमेनिंग 18 का कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 18 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 10 कॉमन फैक्टर है, 2 इज द कॉमन फैक्टर और 3 भी एक कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया बेटा 10 इंटू 2 इंटू 3, 60, ठीक है। 60 लीटर्स का टिन आपको लगेगा, ठीक है, 60 लीटर्स के टिन्स लगेंगे आपको, जिससे दोनों ऑयल्स जो होंगे वो इक्वल क्वांटिटी में 60 लीटर्स में खाली होंगे, है ना। और उससे आपके नंबर ऑफ टिन्स मिनिमम लगेंगे। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि मेरे ऑयल ए के कितने टिन्स लगेंगे, तो एज यू कैन सी है कि 120 लीटर का आपके पास में ऑयल ए है, तो अगर मुझे 60 लीटर्स के टिन्स चाहिए तो नंबर ऑफ टिन्स मुझे ऑयल ए के कितने लगेंगे, तो नंबर ऑफ टिन्स फॉर ऑयल ए इज इक्वल्स टू, that is 120 upon 60, that is 2 tins, and number of tins for oil B is equals to 180 upon 60 which is equals to 3 tins, ठीक है। सो आपके टोटल 5 टिन लगेंगे, ओके, ऑयल ए के 2 टिन और ऑयल बी के 3 नंबर ऑफ टिन्स लगेंगे, जिसमें आपका इक्वल क्वांटिटी दैट इज 60 लीटर्स खाली होगा और नंबर ऑफ और ग्रेटेस्ट रहेगा वो टिन का वॉल्यूम, ओके। 60 से कोई बड़ा नंबर क्या आप ले सकते हो क्या, लेट्स से अगर कोई बोले कि सर मैं तो 80 लीटर्स का टिन ले लूं, तो 80 लीटर्स का टिन ले तो लोगे, ठीक है, पर 80 लीटर्स के टिन ले लोगे तो उसमें क्या होगा कि आप जब भरने जाओगे तो 80 लीटर एक बार तो भरा गया और रिमेनिंग 40 लीटर बच जाएगा जब 120 लीटर। अब उस आपने तो इक्वल क्वांटिटी बोला है, तो आपको फिर दूसरा टिन लेने के लिए 40 लीटर का टिन लेना पड़ेगा, इसलिए कॉमन फैक्टर लेते हैं अपन। पहली बात तो फैक्टर्स लेते हैं और फैक्टर में ग्रेटेस्ट कौन सा है वो लेते हैं ताकि आपका टिन का वॉल्यूम कम लगे। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको अपन ने ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स की मदद से फाइंड आउट किया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अभी अपन ने क्वेश्चन किया था HCF पे बेस्ड, है ना। नाउ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर 6 bells commence tolling together and toll at an interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. In 30 minutes, how many times do they toll together? Okay. अब बच्चों यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास में 6 bells है, ठीक है, देयर आर 6 bells, और उसका टॉलिंग टाइम मतलब जब वो बेल करती है वो आपका टाइम दिया हुआ है कि जो 6 बेल्स है उसमें एक बेल 2 सेकंड में बजती है ना, दूसरी 4 सेकंड में, तीसरी 6, देन 8, देन 10 और 12, ऐसे उसका टॉलिंग टाइम है ना। नाउ अब से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर। बच्चों ध्यान से समझना क्वेश्चन को, इसमें क्या लिखा है, इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर, मतलब एक साथ 30 मिनट जब होंगे तो उन 30 मिनट में ड्यूरेशन में ऐसा भी होगा कि ये जो 6 बेल है
वो एक साथ बेल करेगी। कुछ टाइम ऐसा भी आएगा, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं देखूं कि मेरी जो बेल ए है वो हर 2 सेकंड में बेल कर रही है, और बेल बी जो है वो बेल सेकंड बेल जो है वो 4 सेकंड में बेल कर रही है। इसका मतलब जब 4 सेकंड होंगे तो दोनों बेल एक साथ बेल करेगी। इज इट क्लियर और नॉट? और तीसरी बेल जो है वो हर 6 सेकंड के ड्यूरेशन में बेल कर रही है। चौथी बेल जो है वो हर 8 सेकंड के ड्यूरेशन में बेल कर रही है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है कि आपको पहले तो ये निकालना है कि कौन से समय पर 6 के 6 बेल एक साथ बेल करेगी। ठीक है ना? तो उसके लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कुछ ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो इन सारे नंबर्स का क्या हो, मल्टीपल हो। इन सारे नंबर्स का क्या हो, मल्टीपल हो। क्योंकि अगर ये 2 के मल्टीपल में बेल्स करेगी, ये 4 के मल्टीपल में बेल करेगी, ये 6 के मल्टीपल में, तो इन सारे नंबर का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, और वो जो कॉमन मल्टीपल होगा उस समय पर ये 6 बेल एक साथ बेल करेगी। ठीक है, तो यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। ओके, अब कॉमन मल्टीपल कौन सा ढूंढना है, कि सबसे पहला वाला कॉमन मल्टीपल, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब उस लीस्ट कॉमन मल्टीपल की मदद से मैं ये पता करूंगा कि मेरे पास में कौन सा समय है जिसपे 6 बेल एक साथ बेल करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ ऑल दिस टाइम इंटरवल्स। ओके, मुझे एलसीएम क्यों निकालना पड़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है ताकि मैं वो टाइम निकाल सकूं जहां पे ये सारी के सारी बेल एक साथ बेल करे। सो LCM of 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लेते हैं अपन। यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 1 2 3 4 5, 2 3 6, then again 2 से हो जाएगा, then 3 से हो जाएगा, 3 1 3 5, 3 1 then 5 से हो जाएगा। ओके, तो एलसीएम क्या आया मेरा, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 5। ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 and 24 5 120। 120 सेकेंड्स कितना मिनट हुआ, 120 सेकेंड्स मतलब 2 मिनट हो गए आपके ना। तो 2 मिनट में, हर 2 मिनट में, समझना 120 सेकेंड्स का क्या मतलब, 120 नंबर एक ऐसा आया जो इन सारे नंबर्स का मल्टीपल है ना, और वो कॉमन मल्टीपल आया। अब 120 सेकंड को मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, दैट इज इक्वल्स टू 2 मिनट्स। तो बेटा हर 2 मिनट में क्या होगा, ये सारी के सारी बेल एक साथ बेल करेगी, टॉल करेगी। ठीक है, तो मुझे क्या पूछा है उसने कि 30 मिनट में यानी आधे घंटे में कितनी बार ऐसा होगा कि सारी के सारी बेल एक साथ बेल करे। तो बच्चों क्या होगा, एज वी नो in 2 minutes, since in 2 minutes all 6 bells toll together। ठीक है, 2 मिनट में सारी के सारी बेल एक साथ बेल होगी, है ना, टॉलिंग होगी। देयरफॉर इन 30 मिनट्स, ठीक है, अगर 2 मिनट में वो एक साथ बेल हो रही है तो 30 मिनट्स में कितनी बार बेल होगी। ठीक है, तो 2 30/2, therefore in 30 minutes number of times all bell toll together is equals to 30/2, that is equals to 15 times। okay, in 2 minutes में ऑल 6 बेल एक बार बेल करेगी, है ना, तो 30 मिनट में कितनी बार करेगी बेटा, 15 बार करेगी, 15 टाइम्स। अब बेटा यहाँ पर एक उसने पूछा है, इसने क्या बोला है, एक्सक्लूडिंग द वन एट द स्टार्ट। कुछ कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन में ये वाला जो ब्रैकेट वाला स्टेटमेंट है ना, ये वाली लाइन नहीं दी होती है। अब क्या हो रहा है कि जब ये अपन ने जब 15 जो टाइम आया मेरा, उसमें मैंने क्या किया कि पहली बार सारी की सारी बेल बजी नहीं, है ना, एक्सक्लूडिंग द वन एट द स्टार्ट, मतलब
पहले वो बेल नहीं बज रही है, पहले तो अपन ने सब पहले कोई भी बेल नहीं बजी स्टार्टिंग में, है ना। पहली बार सारी के सारी बेल कब बजेगी? आफ्टर 2 मिनट्स, ठीक है। देन 4 मिनट्स, देन 6, देन 8, देन 10, ऐसे करके 15 बार 30 मिनट में 15 बार बजेगी। बट अगर ये वाली लाइन नहीं लिखी होती ना, एक्सक्लूडिंग द वन एट द स्टार्ट, मतलब पहली बार अगर सारी के सारी बेल बजती तो कितनी बार आंसर आता? 15 + 1। मतलब जब अपन ने स्टार्ट किया तो पहली बार सारी बेल बजी, उसके बाद फिर हर 2 मिनट बाद बजी। बट यहाँ पर क्या बोला है? एक्सक्लूडिंग द वन एट द स्टार्ट, इसलिए आंसर क्या आया? 15 आया। बट अगर ये वाली अगर लाइन नहीं होती ना तो आंसर क्या आता? 16 आता। ओके, तो बच्चों यहाँ पे अपन ने एलसीएम की मदद से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the product of HCF and LCM of two positive number is 24 and the difference between them is 2. Find the numbers. अब बेटा यहाँ पर अपन ने इसके पहले कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे सॉल्व, है ना, HCF और LCM पे बेस्ड। अब एक फॉर्मूला होता है HCF और LCM का, वो फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं। वो आपको पता ही है, HCF of any two number, let's say P and Q, and LCM of the same number P and Q, ठीक है। दो नंबर है कोई भी P और Q, उसका मैंने HCF निकाला और उसका LCM निकाला, दोनों का प्रोडक्ट लिया, वो बराबर आएगा दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के, P into Q के बराबर आएगा। HCF of P, Q and LCM of P, Q is equals to P cross Q। ओके, ये हर नंबर के लिए वैलिड है, बस दो ही नंबर के लिए ये होना चाहिए। दो से ज्यादा अगर नंबर है तो उसका ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, सिर्फ दो नंबर के लिए फॉर्मूला वैलिड। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM of two positive number is 24 and the difference between them is 2. Find the numbers. So let's say अपन दो नंबर्स मान लेते हैं कि P and Q. P and Q are the two numbers. Okay. तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, कैसे होगा ये। दोनों नंबर का डिफरेंस कितना बोला है? 2 बोला है, और HCF और LCM का प्रोडक्ट कितना बोला है? 24 बोला है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 24, और दो नंबर क्या है? P क्रॉस Q, ठीक है। तो ये तो मेरी इक्वेशन बन गई कि HCF into LCM is equals to P क्रॉस Q, और दोनों नंबर का डिफरेंस कितना बोला है? P माइनस, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि P बड़ा है Q से, ठीक है, वो 2 देके रखा है। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से P और Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। P का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा? 2 + Q। इस P की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ, तो कितना आएगा? 24 is equals to 2 + Q multiply by Q। So 24 is equals to 2Q + Q square, that is equals to Q square plus 2Q minus 24 is equals to, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये सॉल्व होगा, तो 24 ए और सी का प्रोडक्ट 24 आता है, बीच में 2 आ रहा है, ठीक है। तो 6 और 4 में ब्रेक हो जाएगा, तो Q square plus 6Q minus 2Q, 6 और 4 सर, 6 minus 4 minus 24, ठीक है। यहाँ से Q कॉमन लिया, Q plus 6 minus 4 कॉमन लिया, तो Q plus 6 is equals to, तो दो फैक्टर आ जाएंगे, एक तो Q plus 6 और एक Q minus। अब उसने बोला है कि पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स। तो Q की दो वैल्यू आ रही है, तो -6 और 4, -6 को हटाना पड़ेगा बिकॉज पॉजिटिव बोला है ना। तो Q का वैल्यू क्या है? दैट इज 4, तो Q इक्वल्स टू 4 एक नंबर आया, ठीक है। और P का वैल्यू 2 + Q के बराबर है, तो इस पे 4, 2 + 4 कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। तो P कितना आया बेटा? 4, P आया 6 और Q आया 4, ओके। तो HCF of 6 and 4 is 24, सॉरी HCF और LCM का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 24 आ रहा है, और P क्रॉस Q का प्रोडक्ट भी आ रहा है 24। तो वो जो दो नंबर्स है वो क्या है? 6 and 4। सो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनता है ना। दो नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल था,
आपको दो कंडीशन दिया हुआ था, है ना, उसकी मदद से आपने दो इक्वेशन बना ली और उसको सॉल्व करके पी और क्यू की वैल्यू फाइंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1320 and their HCF is 6. Find the LCM of the numbers. अगेन ये क्वेश्चन HCF और LCM के प्रोडक्ट पे बेस्ड है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है 1320। लेट द टू नंबर्स बी P and Q, ठीक है, लेट द टू नंबर्स बी P and Q। और उसने बुलाया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1320। P क्रॉस Q कितना है 1320, और उन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो 6 है। आपसे LCM पूछा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया है। तो वापस अपना फॉर्मूला लगा देते हैं, HCF into LCM is equals to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF कितना बेटा 6, LCM मेरे से पूछा है निकालने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 1320। तो LCM कितना आएगा यहाँ से, अगेन 1320 अपॉन 6, ये जाएगा 6 2 12, 6 2 12 एंड 0। तो LCM कितना आ जाएगा 220। द LCM ऑफ द नंबर इज 220। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 and their HCF is 13. Find the LCM of those two numbers. ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन HCF LCM के फॉर्मूले पे बेस्ड दिख रहा है मुझे। दो नंबर्स है जिसका रेशियो है 2 और 3। तो लेट द नंबर्स बी, let the numbers be 2x and 3x। ओके, दो नंबर है, उसको मैंने ले लिया, एक को 2x ले लिया और एक को क्या ले लिया बेटा 3x ले लिया। अब दोनों का HCF दिया हुआ है मुझे 13। तो HCF ऑफ 2x, 3x कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे अगर देखूं तो लेट्स से मेरे पास में अगर दो नंबर है 2x और 3x, ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आएगा, x आएगा, और वो हाईएस्ट भी है बिकॉज 2 और 3 तो अलग अलग नंबर है। 2 into x लिखा हुआ है, 3 into x लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूं 2 into x और 3 into x, ठीक है, 2x को मैंने लिखा 2 into x और 3x को लिखा 3 into x। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आया, x आया। तो HCF क्या आया, यहाँ से x आया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जो x लिया हुआ है, ठीक है, मेरे पास HCF कितना दिया हुआ है बेटा 2x और 3x का 13 दिया हुआ है, और यहाँ पे 2x और 3x का HCF कितना रहा x। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 13 हो गई। ओके, तो मेरे पास में दो नंबर आ गए, 2 into 13 is equals to 26 और 3 into 13 is equals to 30। तो बच्चों ये जो दो नंबर है 36 और 39, ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, LCM निकालना है। ओके, तो LCM ऑफ 36 एंड 39। अब यहाँ पे अपन चूंकि मेरे पास में ऑलरेडी दो नंबर है तो मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, क्या यूज कर सकता हूँ, HCF into LCM is equals to product of two numbers, that is 36 into 39। ठीक है, तो HCF कितना है बेटा, HCF is 13 और LCM मुझे निकालना है 36 into 39। So LCM is equals to 36 into 39 upon 39। ये कितना हो जाएगा, 6 3 18, 3 3 9 और 1 10, 108। So this is your answer। LCM कितना है मेरा 108 आया। तो बच्चों ये कुछ मैंने क्वेश्चंस करवाए आपको HCF और LCM पे बेस्ड। अपन ने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखे है ना, HCF LCM होता क्या है वो भी देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है HCF LCM निकालने के लिए, ठीक है, वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अपन ने आज देखे हैं इसमें से कुछ टाइप के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों अपन ने जो आज अपन ने पढ़ा कि HCF और LCM कैसे निकाला जाता है ना, तो ये चीज आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। और यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया आज और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे।
अब नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल, और उस पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स और उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.